इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग अब तक देख चुके हैं कि कैसे हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं और क्या होता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये हम इससे पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। तो मैं सुदीप आप सबका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की। ठीक है, इसके लिए आपको पुरानी सारी नॉलेज होनी चाहिए। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब जल्दी कर ले चैनल को अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम आगे वीडियो पे मेहनत करते रह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है देखिए। आपको बता रखा है एक फंक्शन है f जो कि 134 से लेकर 125 तक है। आप सभी को पता है कि जो पहला सेट होता है वो डोमेन का सेट होता है, जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन का सेट होता है। इसी तरह आपको एक और सेट दे रखा है, एक और फंक्शन दे रखा है g, और ये 125 से लेकर 13 तक है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको बता रखा है कि फंक्शन में कौन से एलिमेंट पे क्या एलिमेंट आ रहा है, यानी 1 किससे रिलेटेड है ये दे रखा है, 3 किससे रिलेटेड है ये दे रखा है, 4 किससे रिलेटेड है ये दे रखा है। इसी तरह जी फंक्शन आपको दे रखा है, 1 किससे रिलेटेड है ये बता रखा है, 2 किससे रिलेटेड है ये बता रखा है, एंड 5 किससे रिलेटेड है ये बता रखा है। ठीक है, आपको दो चीज़ फाइंड करने के लिए बोली है, एक तो जी ओवर एफ बोला है, बस एक ही चीज़ बोली है एक्चुअली, और दूसरा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ वो है एफ ओवर जी, ये आपको कैलकुलेट करना है। हम अपने पुराने डिस्कशन में देख चुके हैं कि जो जी ओवर एफ होता है और एफ ओवर जी होता है वो इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब वो कौन सा लॉ फॉलो नहीं करते, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। खैर, तो इससे पहले कि हम जी ओवर एफ कैलकुलेट करें तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जी ओवर एफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, जी ओवर एफ तब एग्जिस्ट करेगा, जी ओवर एफ तब एग्जिस्ट करेगा जब एफ का आउटपुट जी के लिए इनपुट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था जी ओवर एफ का मतलब है पहले एफ फंक्शन एप्लीकेबल होगा, और एफ फंक्शन किस पे एप्लीकेबल होता है, अपने डोमेन पे। ठीक है, तो एफ का जो आउटपुट है, एफ का आउटपुट क्या है, 125 है। जो एफ का आउटपुट है वो जी के लिए इनपुट है कि नहीं है। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियरली जी ओवर एफ एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हम इसकी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि देयरफॉर, जो पहले तो ये बताइए जी ओवर एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो जी ओवर एफ है उसमें पहला फंक्शन एफ है, तो एफ अपने डोमेन पे अप्लाई होता है। एफ का डोमेन है 134, तो 134 से ये जो जी ओवर एफ फंक्शन है ये स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, लास्ट फंक्शन जो इसमें अप्लाई हो रहा है वो जी फंक्शन है, तो जी का आउटपुट तक जाएगा, तो जी का आउटपुट है 13। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जी ओवर एफ के लिए इनपुट क्या क्या होगा। जी ओवर एफ के लिए इनपुट होगा 1, 3 एंड 4। तो अब एक एक काम करते हैं, पहले जी ओवर एफ निकालते हैं हम ओवर 1, फिर हम उसके बाद निकालेंगे जी ओवर एफ ओवर 3, और फिर लास्ट में निकाल देंगे जी ओवर एफ ओवर 4। ठीक है, यहाँ पे निकाल देंगे जी ओवर एफ ओवर 4। ठीक है, तो पहले जी ओवर एफ ओवर 1 निकालते हैं, तो ये होता है जी ओवर एफ 1। क्यों हो जाएगा ये आपको पता है, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है जी ओवर एफ ओवर एक्स जो होता है वो जी ओवर एफ एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स होता है वो डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करता है, ये आपको पता ही है। खैर, मैंने यहाँ पे ये तो लिख दिया कि हमें कैलकुलेट करना है जी ओवर एफ ओवर 1, यानी जी ओवर एफ 1 कैलकुलेट करना है। और एफ 1 है क्या, एफ 1 का मतलब है कि जब 1 पर एफ अप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये जगह जी ओवर 2। ये 2 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। इस 1 पर जब एफ अप्लाई हो रहा है तो हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है जी ओवर 2, यानी कि जब 2 पर जी अप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, तब हमें 3 मिल रहा है, तो यानी इसकी जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेट जी ओवर एफ ओवर 1, यानी कि पहला वाला डोमेन का पहला जो एलिमेंट है वो हमने कवर कर लिया। अब दूसरा एलिमेंट है गॉफ ओवर 3, शॉर्ट फॉर्म में गॉफ बोल रहा हूँ मैं, तो जी ओवर एफ 3। इसका मतलब है, अब एफ 3 का है, एफ 3 का मतलब होता है कि जब हम 3 पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, जब हम 3 पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ये जाएगा जी ओवर 5। जी ओवर 5 क्या है, जरा देखिए यहाँ पे, जी ओवर 5 यानी 5 के ऊपर जब हम जी अप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है 1, तो ये आ गया 1। इसी तरह जी ओवर एफ ओवर 4 निकालना है तो इसको बोल सकते हैं जी ओवर एफ 4। ठीक है जी। अब
जी ओवर एफ फोर का मतलब क्या हो गया, जी ओवर एफ फोर, यानी कि जब 4 पे एफ अप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 पे जब एफ अप्लाई हो रहा है तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ओवर 1। ठीक है जी। अब जी ओवर 1 यानी 1 पे जब जी अप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ये आ गया हमारा 3। लास्ट में आपको आंसर कैसे लिखना है, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन कैसे दे रखा था, ये बता रखा था कि एफ फंक्शन में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, तो 1 इनपुट है, गॉफ में 1 इनपुट है और 3 आउटपुट है, दिख रहा होगा आपको। तो 1 पे मिल रहा है 3, 3 पे मिल रहा है 1 और फिर यहाँ पे 4 पे मिल रहा है 3। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो चुकी है, पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, हमने जी ओवर एफ निकाल लिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट था वो था हमें एफ ओवर जी निकालना है। एफ ओवर जी का मतलब है जो जी का आउटपुट होगा वो एफ के लिए इनपुट होना चाहिए। तो जरा हम वापस जाते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एफ ओवर जी। एफ ओवर जी यानी जी का आउटपुट एफ के लिए इनपुट। जो जी का आउटपुट है क्या वो एफ के लिए इनपुट है, नहीं है ना, इसका मतलब हम इसमें एफ ओवर जी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। ठीक है, सिंपल हो गया ये। तो एफ ओवर जी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसे मैं कॉपी कर लेता हूं पहले। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है कि 3 फंक्शन है, एफ है, जी है, एच है, ये आर से आर तक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ जो है वो आर से आर तक है, जी जो है आर से आर तक है और एच जो है आर से आर तक है। आप ऐसे 3 पार्ट में लिख सकते हैं इस चीज़ को, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, एच फंक्शन है, तीनों की तीन आर से आर है। ठीक है, इससे हमारे पास जगह बचेगी, टाइम बचेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे मैंने पहले लिखा था वो भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है एफ ओवर जी, एफ प्लस जी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच, ये हमें प्रूफ करना है। अब पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एफ प्लस जी है ये फंक्शन का नाम है, जैसे देख के समझ में आ रहा है कि एफ और जी फंक्शन को हम ऐड करेंगे और जो एडिशन के बाद फंक्शन आएगा उसको हम एच के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा, जैसे अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ एफ, तो खाली हम एफ नहीं लिखते, हम बताते हैं किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जैसे एक्स लिखते हैं हम ज़्यादातर, वाई लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ से एल एच एस से स्टार्ट करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ एफ प्लस जी ओवर एच, ये तो पूरा का पूरा फंक्शन का नाम है और ये किसी ना किसी के ऊपर तो अप्लाई होगा, तो हम बोलते हैं एक्स के ऊपर अप्लाई होगा। वेयर बता देते हैं एक्स कहाँ से आएगा। एक्स कहाँ से आएगा भाई, ये देखो सबसे पहले इस एक्स के ऊपर एक्चुअली कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, जो राइट मोस्ट साइड फंक्शन है। तो राइट मोस्ट साइड में जो फंक्शन है वो एच है, यानी सबसे पहले इसके ऊपर एच अप्लाई होगा। और एच किस पे अप्लाई होगा, अपने डोमेन पे। तो एच का डोमेन क्या है, आर, तो एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा आर। अब हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक काम कर लेते हैं, एफ प्लस जी को थोड़ी देर के लिए कोई और नाम दे दिया। देखिए एफ प्लस जी सिर्फ एक नाम होता है, तो हमने इस फंक्शन का नाम दे दिया पी ओवर एच और ये पूरा है ओवर एक्स। अब आपको पता है गॉफ या फॉग हम कैसे निकालते हैं, तो पी ओवर एक्स भी निकाल सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं पी ओवर एच एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। पी हमने किसको अज्यूम किया था, एफ प्लस जी को, तो पी की जगह पे हम लिख देंगे एफ प्लस जी और ये पूरा किसके ऊपर आ गया, ओवर एच एक्स। अब आपको अगर याद हो एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस में हमने ये पढ़ रखा है कि जब एफ प्लस जी अप्लाई होता है एक्स के ऊपर तो ये एक्स दोनों के साथ आ जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पर है, यहाँ पे जो एक्स है एक्स की जगह पे एच एक्स है पूरा, ठीक है ना। तो एच एक्स है तो ये एच एक्स दोनों के साथ आएगा, तो आ जाएगा एफ ओवर एच एक्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, ये रहा एक्स अंदर है, इसी तरह एच एक्स आएगा अंदर और प्लस जी ओवर एच एक्स। अब आपको पता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के हिसाब से ये हो जाएगा एफ ओवर एच ओवर एक्स प्लस जी ओवर एच ओवर एक्स। ठीक है, अब आपको पता है एक्स तो हमने अपनी तरफ से लगाया था, तो अगर हम एक्स हटा भी देते हैं तो आपको पता है ये आर एच एस के इक्वल प्रूव हो गया। देखिए जो प्रूव करना था वो आ चुका है, एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच, तो ये आ गया एफ ओवर एच प्लस जी ओवर एच। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, अब एनसीईआरटी का अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे हम
एफ ओवर जी और जी ओवर एफ निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। अब इससे पहले कि हम फोर्थ क्वेश्चन करें, थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कुछ नई चीज़ें। जैसे कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम, चलिए ये मान लेते हैं, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ये फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं सेट ए है, ये मान लेते हैं सेट बी है। यहाँ मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और आपको पता है कि जो इस फंक्शन का इनपुट है, एफ एक्स का जो इनपुट है वो ए से लिया जाएगा और बी तक आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ए से बी तक नहीं मानता, इसको मैं हटा देता हूँ, आर से आर तक मान लेता हूँ जनरली, और कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ बस मैं। आपको पता है अगर मैं 1 को यहाँ पुट करूँगा तो ये 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 इससे रिलेट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से रिलेट हो जाएगा ये। ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है कि ये जो फंक्शन है इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है। इस फंक्शन का अगर मैं इन्वर्स निकालने की बात करूं तो मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिस पे इनपुट जाए 1 तो 1 आ जाए, जिस पे इनपुट जाए 4 तो 2 बन जाए, जिस पे इनपुट जाए 9 तो 3 बन जाए। ठीक है, सोचिए कि 1 भेजने पे 1 बन रहा है इनपुट, 4 भेजने पे 2 मिल रहा है आउटपुट, 9 भेजने पे 3 मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स होगा। ठीक है, पर क्योंकि ये फंक्शन है, आपको पता है मैंने जब आपको स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये फंक्शन आर प्लस से आर प्लस तक होगा। क्यों है ऐसा आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, नहीं आपको याद है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, इतना ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने अपने लास्ट डिस्कशन में ये बात करी थी कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका 1 1 ऑन टू होना ज़रूरी है, यानी बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। अब वैसे तो जो स्क्वायर फंक्शन है वो फंक्शन फ्रॉम आर टू आर होता है, लेकिन अगर आर टू आर लेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं रहेगा, मैनी 1 रहेगा। कैसे भाई, यहाँ पे आर है यानी नेगेटिव रियल नंबर भी अलाउड है, तो -1 पे भी तो 1 आएगा, है ना। अब -1 पे भी 1 आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन मैनी 1 है, और मैनी 1 है तो इन्वर्टिबल नहीं है, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। तो यानी कि अगर फंक्शन ये देखा होता, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होता। तो पहले हम मैनी 1 को बना देंगे 1 1। कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ रख दिया आर प्लस। जब मैंने यहाँ पे आर प्लस लग दिया तो आपको पता है अब नेगेटिव रियल नंबर तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब ये बन गया है 1 1, लेकिन ऑन टू बनना भी जरूरी है। अभी आपको पता है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे सेकंड सेट में आर हुआ तो आपको पता है नेगेटिव नंबर तो सारे अनरिलेटेड रहेंगे, तो हमें नेगेटिव नंबर को हटा देना है, तो ये हो जाएगा आर प्लस। अब ये फंक्शन 1 1 भी बन गया, अब ऑन टू भी बन गया, और इसका इन्वर्स जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में हमने इन्वर्स तो बड़े आसानी से निकाल लिया। आसानी से हमने एक्चुअली क्या निकाला है, हमने थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया कि 1 पे 1 आ रहा, 2 पे 4 आ रहा, 3 पे 9 आ रहा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने देखा 1 पे 1 आना चाहिए, 4 पे 2 आना चाहिए, 9 पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपने ऑब्जर्वेशन के सहारे, और क्योंकि फंक्शन आसान था, ये बता दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। लेकिन हर जगह ये करना आसान नहीं होता, तो हमें कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए जिसके द्वारा हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकें। इससे पहले कि हमें अपने इन्वर्स निकालने की स्ट्रेटेजी बनाएं तो थोड़ा सा उससे पहले हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है x, लेट्स से ये कैपिटल x है, ये कैपिटल y है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है y। आपको पता है जब हम x के ऊपर f अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है y, यानी y बोल लो या fx बोल लो एक ही बात है, और fx की जो वैल्यू होती है वही तो फंक्शन होता है, यानी कि y जो होता है वही फंक्शन होता है, यानी कि y की वैल्यू फंक्शन दिखाती है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ जो x की वैल्यू है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन दिखाती है। y की वैल्यू फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है, और एफ एक्स ही फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स ही फंक्शन है, और जो x की वैल्यू होती है वो फंक्शन का इन्वर्स दिखाती है। इन्वर्स कैसे दिखाती है भाई, जो g फंक्शन है उसको मैं f का इन्वर्स मान रहा हूँ, और आप देखिए सही तो बोल रहा हूँ मैं, y के ऊपर जब हम g अप्लाई करेंगे तब जाके हमें x मिलेगा, इन्वर्स यही तो कहता है। ठीक है, तो मैं इस पर g अप्लाई कर रहा हूँ तब जाके मुझे इन्वर्स मिल रहा है, यानी मैं y के ऊपर, इस y के ऊपर जब g अप्लाई कर रहा हूँ तो x मिल रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू फंक्शन दिखाती है, x की वैल्यू इन्वर्स दिखाती है। तो अब हम इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। आपको पता है आप इसको g बोल सकते हैं, आप f इन्वर्स भी बोल सकते हैं, पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसका नाम
कुछ भी रख सकते हैं, जी बोल लीजिए, एफ इनवर्स बोल लीजिए। एफ इनवर्स ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा मैथमेटिकल है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम ऐसा नाम रखते हैं जिसको देख के समझ में आ जाए भाई है क्या चीज़ ये। तो एफ इनवर्स को देख के तुरंत समझ में आ रहा है ये इस फंक्शन का इनवर्स है। तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि y जो होता है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y रिप्रेजेंट्स फंक्शन, x रिप्रेजेंट्स इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ जो कि है एफ इनवर्स। तो दोनों तरफ मैंने एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया। और ऐसा मैं कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं आपको कहूँ 90 इज इक्वल टू 90 है, तो दोनों तरफ अगर मैं साइन अप्लाई करूँगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आपस में बराबर ही तो होंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर है, तो अगर मैं दोनों तरफ सेम फंक्शन अप्लाई करूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो आपस में बराबर होगा। अगर 90 है, मैं कॉस कॉस अप्लाई करूँ तब भी बराबर होगा, 10 अप्लाई करूँ तब भी बराबर होगा, ठीक है, या मैं लॉग अप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तब भी बराबर होगा। तो इसी तरह क्या है, हमारे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये रहा y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ इनवर्स आपको पता है क्या होता है, फंक्शन होता है वो एक तरह का, भले ही वो इनवर्स ऑफ एफ है पर है तो फंक्शन। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया। जब मैंने एफ इनवर्स अप्लाई किया तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एफ इनवर्स जी होता है, तो ये बेसिकली गॉफ है। और अगर एफ इन्वर्टिबल है तो जो गॉफ होगा, गॉफ ऑफ एक्स, वो एक्स के बराबर होगा, यानी एफ इनवर्स से एफ गायब हो जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, गायब नहीं होता, ऐसा इंपैक्ट आता है। तो एफ इनवर्स से एफ हट जाएगा तो ये एक्स के बराबर आएगा, तो जो एक्स की वैल्यू हो गई वो एफ इनवर्स वाई के बराबर हो गई। यानी जो एक्स होता है वो फंक्शन के इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, नहीं आई है दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, शुरू से देखिए और पुरानी वीडियोस भी देखिए, ठीक है। खैर, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं अगर हमें फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो स्टेप्स टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, हमें फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप तो होगा चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। भाई ऐसा है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो। ये मैं ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ पहले, ठीक है। तो पहले बाइजेक्टिव होना जरूरी है। इफ एफ इज बाइजेक्टिव, एफ यानी फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन इट इज इन्वर्टिबल, तब जाके वो इन्वर्टिबल होगा। और अगर वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही इन्वर्स रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा लेट जो भी फंक्शन दे रखा है उसको रख देंगे y के बराबर, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व या फिर फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ x इज इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो वैल्यू आएगी x की वही इनवर्स ऑफ फंक्शन होगी। अब इसके लिए जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा था उसको चेक करते हैं कि भाई उसका इनवर्स कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इन्वर्स निकालना है। आपको पता है इसका इन्वर्स आया क्या था, इसका इन्वर्स जो आया था वो आया था रूट एक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो पहले 1 1 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी को 1 1 का स्टेप पता ही है, क्या होता है 1 1 का स्टेप। सबसे पहले होता है लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी कि दोनों आउटपुट को बराबर मान लिए, वेयर x1 एंड x2 जो है इट बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगेगा जीरो प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है दोस्तों जीरो प्रोडक्ट रूल,
जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, जैसे यहाँ पे ये और ये नंबर है, इनका प्रोडक्ट जीरो है, तो गारंटीड है कम से कम एक जीरो होगा। तो या तो पहला वाला जीरो होगा और दूसरा वाला जीरो होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे x1 और x2 r प्लस को बिलोंग कर रहा है। r प्लस होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होंगे, बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, यानी जीरो भी हो सकता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव रियल नंबर बोलता तो मैं सीधा सीधा इस स्टेप को बोलता कि भाई इन दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो थोड़ा ना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव यानी जीरो तो अलाउड है। तो x1 प्लस x2 जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है जब दोनों जीरो हो। तो यहाँ से क्लियरली केस बनता है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से तो सीधा सीधा आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2। और 1 1 में आपको पता है कि फाइनल जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, तो देयरफॉर f इज 1 1। चलिए 1 1 तो साबित हो गया है। अब करते हैं ऑन टू। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑन टू वगैरह नहीं आता है तो पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो ऑन टू के लिए क्या बताया मैंने आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, वेयर जो एक्स होता है वो डोमेन को बिलोंग करता है जो कि यहाँ पे आर प्लस है, और वाई जो होता है वो कोडोमेन को बिलोंग करता है जो कि आर प्लस है। दिस इंप्लाइज दैट हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे जो कि एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो अच्छा, ये जो पहला स्टेप था इसको मैं 1 मान लेता हूँ। चलिए एक्स की वैल्यू आ चुकी है। वैसे तो यही इन्वर्स होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें अभी पहले ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू है या नहीं ये चेक करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि रूट के अंदर मैं कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह लूँ, उसका रूट निकल सकता है, इमेजिनरी नहीं आएगा। इमेजिनरी कब आता है? जब रूट के अंदर नेगेटिव आता है। नेगेटिव यहाँ पे अलाउड ही नहीं है क्योंकि वाई जो है वो आर प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लियरली, भैया एक्स तो मिल ही रहा है, क्लियरली फॉर ऑल y belongs to r plus there exists x which belongs to r plus। हर नॉन नेगेटिव रियल नंबर y की नॉन नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू के लिए x कोई ना कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब सारे के सारे रिलेटेड है सेकंड सेट के। तो देयरफॉर ऑन टू, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगा सिंस f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि f जो है बाइजेक्टिव प्रूव हो चुका है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, इसलिए f इन्वर्टिबल है, ठीक है। विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और जो फंक्शन का इन्वर्स होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो एक्स के बराबर होगा। अब ये कहाँ से आया आप देखिए, अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम वन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, और मैं दोनों तरफ एफ इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा एफ इनवर्स ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब आपको पता है एफ इनवर्स से एफ हट जाता है, ऐसा इफेक्ट आता है, तो एफ इनवर्स वाई के बराबर हो गया। कई लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, एफ जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो एफ इनवर्स बन जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एफ इनवर्स जो होता है वो 1/f के बराबर नहीं होता है, ठीक है। एफ इनवर्स केवल एक नाम है जिसको देख के समझ आता है ये फंक्शन का इनवर्स है। 1/f नहीं है, नंबर नहीं है, ये नंबर की तरह ट्रीट मत करना। तो यहाँ देखो हमें दिख रहा है कि जो एक्स की वैल्यू वो किसके बराबर है? एफ इनवर्स वाई के बराबर है, और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? रूट वाई है। तो जो फंक्शन का इन्वर्स आ चुका है वो आ चुका है रूट वाई। आप इसको जी वाई बोल लो या एफ इनवर्स वाई बोल लो, तो हम हमारे फंक्शन का इन्वर्स आ चुका है। अब आप बोलेंगे कि जब मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसमें जब हमने फंक्शन का इन्वर्स लिखा था, ठीक है, वो था रूट एक्स। भाई आप यहाँ पे एफ इन्वर्स भी लिख सकते हो, वो था रूट एक्स, और ये तो आ रहा है रूट वाई। तो रूट वाई क्यों आ रहा है? रूट एक्स आना चाहिए था। देखिए बेसिकली ऐसा होता है कि जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे ये रहा, जितने भी फंक्शन होते हैं उसका जो हम इनपुट मानते हैं वो मानते हैं एक्स मानते हैं उसको, ठीक है। एक्स एक नाम है, आप इसको वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हाँ भाई वाई जो है अलग चीज़ है। वैसे तो क्या होगा, एफ इनवर्स के लिए जो इनपुट होगा वो इस सेट से लिया जाएगा, और इस सेट में बेसिकली वाई थे, तो इसलिए हम इसको वाई रख रहे हैं। आप इसको एक्स भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। आप कुछ भी कह लीजिए, ये वाई सिर्फ एक नाम है। बस हमें बताना पड़ेगा कि जो इस बार एक्स ले रहे हैं हम वो सेकंड सेट से ले रहे हैं। वो मज़े की बात है, दोनों आर प्लस थे यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये बताना पड़ेगा, नाम आप चाहे उसका वाई रखिए चाहे आप एक्स रखिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है पहले हमें ये चेक करना पड़ता है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना आप पहले अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कम से कम लाइक कर देंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ भाई समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।